हेलो स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, बात कर रहे हैं क्या कि आज जो टॉपिक मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ या फिर जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ वो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आपका एमडीसी 101 का पेपर है, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक को हम रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ के नाम से जानते हैं। अब ये रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ कहता क्या है या फिर ये बात क्या करता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे इस टॉपिक में। साथ ही साथ अगर हम रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ की बात करें तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू का भी चैप्टर है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू का भी चैप्टर है। बट फ्रॉम योर सिलेबस हम इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शंस को कवर करेंगे, जो कि रिलेवेंट होता है। ठीक है, आपके सिलेबस का पोर्शन बनता है। अगर आप इस इंटायर टॉपिक को देखो बेटा या बच्चा, तो आप देखोगे क्या कि ये टॉपिक है ना, ये तीन चीजों से बना हुआ है। ठीक है, पहला, अगर मैं इसमें पहले टर्म की बात करूं, मैं इसके साथ आपका पहले मैं मार्कर में चेंज कर रहा हूँ, जो आपको विजिबल होगा ज्यादा अच्छा। पहला, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देख रहे होगे कि रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ बना है किससे, तो सबसे पहला यहाँ टर्म आता है क्या, रिस्क। दूसरा टर्म क्या आता है, रिटर्न। और तीसरा टर्म क्या आता है, ट्रेड ऑफ। यानी जब हम ये तीनों चीजों को यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं ना, तो ये बन रहा है रिस्क रिटर्न एंड ट्रेड ऑफ या रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड। अब ये रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं रिस्क के बारे में, नॉर्मल टर्म में समझेंगे, जनरल टर्म में। रिस्क क्या होता है, रिस्क। तो अगर आप नॉर्मल टर्म में बात करते हैं तो रिस्क का मतलब क्या होता है, चांस ऑफ लॉस। ठीक है, चांस ऑफ लॉस, यानी लॉस का जो चांस होता है, जो कि फ्यूचर में मे बी हो सकता है और मे बी नहीं हो सकता। ठीक है, दैट इज अनसर्टेन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट इज रिस्क। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो कि आपको किसी से मिलने जाना है, ठीक है, आपने उनको कांटेक्ट नहीं किया, आपने उनसे कॉल करके उनका अपॉइंटमेंट नहीं लिया। चांसेस हो सकती है ना कि आप उनसे मिलने जाओ, अपना पैसा खर्च कर कर जाओ, और वहां जाने के बाद वो व्यक्ति मिल भी सकते, नहीं भी मिल सकते। दैट इज क्या, चांसेस ऑफ रिस्क, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड चांसेस ऑफ लॉस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, आप मार्केट जाते हो, मार्केट से आप कोई मशीन खरीद के लाते हो, लेकिन मशीन, जैसे अभी दिवाली थी, तो मान लो कि आप मार्केट में गए होगे तो लाइट खरीद के लाए होगे ना, चाइनीज बल्ब वगैरह, आप वो लेकर आए होगे, कोई गारंटी थी क्या? कोई गारंटी नहीं थी। हो सकता है कि आपको जिस समय दुकानदार ने उसको स्विच ऑन करके दिखाया होगा, उस समय वो लाइट जल रही होगी, यानी लाइट ग्लो कर रही होगी। लेकिन हो सकता है कि जब आप घर पर लेके आए होगे, हो सकता है कि वो ना जले। देयर इज अ चांसेस ऑफ लॉसेस, मतलब क्या, कि अनसर्टेन है, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस जिसका हमें अंदाजा नहीं है, हमें पता नहीं है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट इज कंसिडर्ड का रिस्क, दैट इज कंसिडर्ड रिस्क, दैट इज चांसेस ऑफ लॉसेस, नॉर्मल टर्म। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न, रिटर्न मीन्स क्या, व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, आप कोई काम करते हो, उसके बदले में आपको क्या होता है, कुछ मिलता है, दैट इज कंसिडर्ड द रिटर्न। आप क्या करते हो, आप नानी घर जाते हो, समझो आप नानी घर जा रहे हो या दादी घर जा रहे हो, या दादी के पास जा रहे हो या नानी के पास जा रहे हो, तो क्या मिलता है, जब वहां जाते हो तो रिटर्न में कुछ पैसा मिलता है ना, दैट इज कंसिडर्ड रिटर्न, यानी द बेनिफिट विच यू गेट। ठीक है, द बेनिफिट विच यू गेट। ठीक है, रिटर्न का मतलब क्या, हम यहाँ पर नॉर्मल टर्म में समझ रहे हैं क्या, बेनिफिट्स विच वी गेट, जो कि हमें मिलेगा। ठीक है, विच वी गेट। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, ट्रेड ऑफ का नॉर्मल मतलब होता है क्या, बैलेंस का, यानी बैलेंस। बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो कि ये तराजू है। ठीक है, अब तुमने देखा होगा क्या, या ये वेट मशीन जिसको हम वेट मशीन कहते हैं, तुमने देखा होगा क्या कि किस तरीके से रहता है, एक तरफ एक पोर्शन उसका ऐसे रहता है, दूसरा पोर्शन इस तरीके से रहता है, और तुमने देखा होगा ना कि यहाँ पर ऐसे करके बना होता है और यहाँ पर एक कांटा लगा होता है। बेसिकली ये क्या करता है, ये तुमको बताता है कि इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम बताता है, यानी जहां पर इसका भार और इसका भार, दोनों का भार क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो जब आप रिस्क को और रिटर्न को क्या करते हो, बैलेंस करते हो, दैट रिस्क एंड रिटर्न बैलेंस इज कंसीडर्ड एज क्या, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। ठीक है, रिस्क समझ में आ गया, रिटर्न समझ में आया, ट्रेड ऑफ समझ में आया। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन अराइज हो गया होगा अब तुम्हारे दिमाग में, क्या क्वेश्चन अराइजेस हुआ होगा, तो क्वेश्चन ये अराइजेस हो गया होगा कि व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न। क्या जरूरत पड़ गई सर कि हमें रिस्क एंड रिटर्न को क्या करना पड़ा, बैलेंस करना पड़ा। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम किस टॉपिक की बात करेंगे, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट की। जब फिनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हो,
तो यहाँ पर रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ अपने अंडर कुछ टर्म को बताएगा। सबसे पहले कहता है क्या कि जब आप डे टू डे कोर्सेज की बात करते हो, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। और जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे कोर्सेज में बात करता है, अपने डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, तो उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिसीजंस, यानी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना होता है, अपने बिजनेस को रन करने के लिए, समझो, अपने बिजनेस को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेगा। अब वो डिसीजन जो लेगा, वो बेसिकली तीन तरीके का डिसीजन होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना पड़ता है, बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है अपने डे टू डे एक्टिविटी को रन करने के लिए। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से डिसीजंस को लेगा, तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन तीन तरीके के डिसीजंस को लेता है। पहला डिसीजन उसका जो होता है, दैट डिसीजन इज कंसिडर्ड एज क्या, इन्वेस्टिंग डिसीजन, ठीक है। दूसरा डिसीजन होता है उसका फिनांसिंग डिसीजन, ठीक है। और तीसरा डिसीजन होता है उसका डिविडेंड डिसीजन। इन तीन डिसीजंस के बेसिस पर बिजनेस अपनी डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। अभी इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या है, नाम से बता रहा है, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन। यानी यहाँ पर बिजनेस बेसिकली यह देखता है, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यह देखता है कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ये जानता है कि जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिजनेस क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। और इस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, तो रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस को पैसा कमाना है। फिनांसिंग डिसीजन, बिजनेस को किसकी जरूरत होगी, फिनांस की जरूरत होगी। अब फिनांस के लिए बेसिकली वो क्या डिसीजन लेगा कि कहाँ से उसके पास पैसा आए, यानी उसके सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होंगे। और दूसरा वो क्या देखेगा, एलोकेशंस देखेगा, यानी पैसा को खर्च कहाँ किया जाए, वो एलोकेशंस ऑफ फंड्स देखेगा, ठीक है। डिविडेंड डिसीजंस के तहत वो यह देखेगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ डिविडेंड शुड अ कंपनी इज टू बी डिक्लेयर्ड सो दैट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर गेट मैक्सिमाइज। तो बेसिकली इन तीन चीजों का वो डिसीजन लेगा। लेकिन जब फाइनेंशियल डिसीजंस लिया जाएगा, इन तीनों डिसीजंस में जब आप बात करोगे इस फाइनेंशियल डिसीजंस की, तो ये फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा अपने पास किसको इंक्लूड करेगा, रिस्क को इंक्लूड करेगा, ठीक है। और यही रिस्क के कारण हमें किस चीज को पढ़ना पड़ता है, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ है क्या, द रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ इज द कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन है, तो रिस्क का, रिटर्न का और ट्रेड ऑफ का। रिस्क मतलब क्या, चांसेस ऑफ फ्यूचर लॉसेस, वेयर एज रिटर्न का मतलब क्या होगा, गेन, जो कि इनकर्ड कब होगा, जबकि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इस बात को समझो कि गेन कैसे, इन्वेस्टमेंट करने पर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो आपने कहीं 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, समझना, किसी कंपनी में, ठीक है। जिस समय कंपनी में आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उस समय उस शेयर की कीमत थी कितनी, 100 रुपए। क्या वो 100 रुपए का शेयर का नेक्स्ट डे भी कीमत 100 रुपए रहेगा, हो सकता है। क्या नेक्स्ट डे उसकी कीमत बढ़ सकती है, हो सकता है बढ़ जाए। या हो सकता है कि उसकी कीमत क्या, वो घट जाए, हो सकता है घट भी सकती है। मान लो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब आपने लगाया कितना, 100 रुपया, आपको मिलेगा कितना, 110 रुपया। बेसिकली यहाँ पर जो 10 रुपया आपने इनकर्ड किया, यानी 10 रुपया आपने जो अचीव किया, दैट इज कंसिडर्ड अ गेन, जो कि आपको कैसे प्राप्त हुआ, जब में आपने इन्वेस्टमेंट किया। अभी इन्वेस्टमेंट कैसा हो सकता है, तो हाई इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और लो इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, आपके पास कैसा पैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेड ऑफ क्या है, तो जब आप बैलेंस करते हो इस टू सिचुएशनल फोर्स पर, मतलब जब आप रिस्क को और रिटर्न को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, ताकि आपका जो वेल्थ है वो क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके, आपको कम से कम नुकसान हो और आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हो, तो यहाँ पर जो सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, दैट इज कंसिडर्ड क्या, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ, ठीक है। कहता क्या है, whenever financial managers are taking decisions regarding the investment, he must go through the process of risk। उसको किसके प्रोसेस से जाना पड़ेगा, रिस्क के प्रोसेस से जाना पड़ेगा। रिस्क है क्या, तो what return is going to be made for investment being made। हम जब पैसा लगा रहे हैं, तो उस पर क्या पैसा का रिटर्न हमें मिलेगा, दैट इज कंसिडर्ड द रिस्क। फिनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म में समझो, मान लो कि आपने 500 रुपया लगाया, आपने सोचा था आपको 500 के बदले में कितना मिलेगा, 550 रुपया मिलेगा, बल्कि आपको मिला कितना, 525 रुपया। तो यहाँ पर जो 25 रुपए वो क्या हो गया, आपका रिस्क हो गया ना। तो जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या एक्चुअल रिटर्न हमें मिल रहा है,
उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज क्या, रिस्क। और ये जो रिस्क का कॉन्सेप्ट होगा वो बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा, तो फ्यूचर पीरियड पर डिपेंड करेगा, फ्यूचर के टर्म पे डिपेंड करेगा। जब आप रिस्क की बात करोगे तो बेसिकली तीन तरीके का सिचुएशन अराइजेस होता है, ध्यान रखना। पहला होगा सिचुएशन ऑफ सर्टेनिटी, दूसरा सिचुएशन होता है सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, और तीसरा होता है सिचुएशन ऑफ जीरो रिस्क, जहां पर आपको कंप्लीट नॉलेज है कि आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, यानी आप एक्यूरेट नॉलेज है आपका, दैट इज कंसिडर्ड द सिचुएशन ऑफ सर्टेनिटी। दूसरा होता है सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, जहां पर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, और जहां पर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है वहां पर आपका ये इंक्लूड किसको कर लेगा, रिस्क को। और सिचुएशन ऑफ जीरो रिस्क, जहां पर सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी दोनों के चांसेस हो, तो ये भी किसको इंक्लूड करेगा, तो ये भी अपने अंडर इंक्लूड कर देगा रिस्क को। जो इन्वेस्टर्स होंगे, यानी बेसिकली अगर आप आपकी बात करो या मेरी बात करो, तो हमें किस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी से। और इसी अनसर्टेनिटी के कारण हमारे पास क्या अराइजेस होता है, रिस्क हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न में और एक्चुअल रिटर्न में क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस अराइज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको भी कुछ देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था कि मान लो कि आपको अगर किसी फ्रेंड से मिलने जाना है और आपने उनको फोन कर कर उनका अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, तो यहाँ पर आपका सिचुएशन कैसा हो गया, इट इज अ सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति वहां पर मौजूद है या नहीं है, इसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। हो सकता है आप ये सोच कर जा रहे हो उनसे मिलोगे, लेकिन वहां पर जाने के बाद वो व्यक्ति नहीं होगा, या हो सकता है वो हो भी। तो देर इज अ चांसेस ऑफ लॉसेस और देर इज अ चांसेस ऑफ गेन्स बोथ। तो दिस इज कंसिडर्ड क्या, सिचुएशन ऑफ रिस्क, और दिस इज कंसिडर्ड रिस्क। जब बात करते हो आप रिस्क की, तो रिस्क बेसिकली कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे रिस्क के बारे में सुना होगा, बट इन कॉन्टेक्स्ट टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे पास दो तरीके का रिस्क होता है, ठीक है। पहला रिस्क होता है दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। पहला रिस्क क्या होता है, सिस्टमेटिक रिस्क। और दूसरा रिस्क होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। दूसरा रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क। दीज आर द बेसिकली टू रिस्क जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। नाम से समझो क्या होता है, सिस्टमेटिक यानी क्या, कि एक सिस्टम वाइज चलेगा, और ये अनसिस्टमेटिक जिसका कोई सिस्टम नहीं है। समझो, मैं तुमको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। सपोज दैट, मान लो कि अभी क्या होता है, इन्फ्लेशन का सिचुएशन आता है, ठीक है। इन्फ्लेशन का सिचुएशन आता है। अब इन्फ्लेशन के सिचुएशंस के साथ क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट मार्केट में बढ़ेगा या घट जाएगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट मार्केट में बढ़ेगा, या फिर ऐसे समझो, नॉर्मल से टर्म पे समझो, मैं तुमको और इजी तरीके से समझा रहा हूँ। अभी तुमने सुना था कुछ दिन पहले कि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, ठीक है। समझना, क्या रशिया यूक्रेन का युद्ध का भारत पर प्रभाव पड़ा, उतना नहीं, ठीक है, लेकिन पड़ता, ठीक है। भारत पर प्रभाव पड़ता लेकिन उतना नहीं पड़ा। ऐसा समझते हैं कि मान लो मार्केट में क्या हो जाता है, मार्केट में फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इसमें एग्जांपल में आपको क्या दूं, बेसिकली मैं आपको इस पे ऐसा कोई एग्जांपल देना चाह रहा हूँ जो आपके रिलेट करे, बेसिकली आपके टॉपिक से रिलेट करे, तो उस अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल सोच रहा हूँ। तब तक हम लोग थ्योरी देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, व्हेन द वेरिएबिलिटी of return moves with the market, it is recognized as the systematic risk। यानी सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब वो रिस्क होगा जो कि मूव करेगा किसके अकॉर्डिंग, तो मार्केट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। यानी ये वैसा रिस्क होगा जो कि किसके अकॉर्डिंग मूव करेगा, मार्केट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। हाथ में हमेशा ध्यान रखना कि सिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क होगा जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज सिस्टमेटिक रिस्क। इट मीन्स इट इज फुल्ली रिलेटेड विद द मार्केट। ये कैसा रिस्क होगा, ये मार्केट से रिलेटेड रिस्क होगा। मार्केट से रिलेटेड रिस्क कहने का मतलब क्या, कि अगर मार्केट में चेंजेस आएंगे, समझो, अगर मार्केट में किसी तरीके का चेंज आता है, तो उस चेंज से मैं भी अफेक्ट होऊंगा, उस चेंज से आप भी अफेक्ट होगे, और उस चेंज से बिजनेस भी अफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझो, आपको पता है
कि क्रूड ऑयल से क्या बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, आपको पता है, ठीक है। मान लो कि मैं डीजल की बात करता हूँ। अभी मान लेते हैं क्रूड ऑयल मार्केट में 100 रुपए का आ रहा है, ठीक है। समझना, मार्केट में क्रूड ऑयल कितने का आ रहा है, यानी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 रुपए का आता है, ठीक है, इंपोर्ट में। अचानक से क्या होता है, यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो चुका है, और युद्ध के कारण क्या हुआ, प्रतिबंध लगा है, जिसके कारण क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई, ठीक है। मान लेते हैं क्या, कि अब हमें रॉ मटेरियल ही मिल रहा है कितने रुपए का, 120 रुपए का। पहले कितने का मिलता था, 100 रुपए का, अब मिल रहा है कितने का, 120 रुपए का, ठीक है। हमने एक्सपोर्ट किया, सॉरी हमने इंपोर्ट किया। जब इंपोर्ट करके मंगवाया, तो अभी पहले जब 100 रुपया था तो तुम्हारा डीजल मिलता था 60 रुपए का, ठीक है। अब जब 120 रुपए में हमें ऑयल मिल रहा है, तो डीजल की कीमत कितनी हो जाएगी, 80 रुपए। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि सर डीजल की कीमत 60 रुपए से 80 रुपए बढ़ी, इससे क्या फर्क पड़ा। लेकिन एक बात बताओ, इसके 60 रुपए से 80 रुपए डीजल की कॉस्ट बढ़ने से आप अफेक्ट हो गए या नहीं हो गए। आप बोलोगे नहीं सर, मेरे तो पेट्रोल वाला गाड़ी है, मैं क्या अफेक्ट हूँ, या मैं क्या अफेक्ट होंगी। लेकिन आप अफेक्ट होगे। कैसे अफेक्ट होगे, अभी आपको मान लो कॉलेज आने में 25 रुपए का किराया लगता है, वो किराया बढ़कर कितना हो जाएगा अब आपका, 30 रुपए। क्यों, क्योंकि जिस ऑटो से आप आते हो वो ऑटो किस पर चलता है, डीजल पर चलता है। आपका वेजिटेबल मार्केट में जो मान लो 100 रुपए केजी बिक रहा होगा, वो कितने में बिकने लगेगा अब, 120 रुपए में। क्यों, क्यों, क्योंकि ये जो वेजिटेबल होगा, आप जब इंपोर्ट करके मंगवा रहा होगा होलसेलर, बेसिकली बाहर से मंगवा रहा होगा, तो जिस वैन से, जिस कार से वो आ रहा होगा, जिस ट्रक से वो आ रहा होगा, वो ट्रक डीजल पर चलता है। और उस ट्रक के कारण क्या होगा, उस डीजल के कारण उस ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपकी वेजिटेबल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। अब इसके कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, आपकी सैलरी यानी आपका इनकम अफेक्ट होगा या नहीं, आपका इनकम अफेक्ट होगा या नहीं। कैसे अफेक्ट होगा, कि जो सामान आप 100 रुपए में लेकर आते थे, अब उसके लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, 150 रुपया खर्चा करना पड़ेगा ना, यानी आपका पॉकेट कितने रुपए से अफेक्ट हो गया, 50 रुपए से अफेक्ट हुआ ना। यानी सिस्टमेटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क होगा जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा होगा। अब देखो, मार्केट कहाँ का बदला, तो क्रूड ऑयल का मार्केट बदला। क्यों बदला, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में युद्ध हुआ। रशिया यूक्रेन के युद्ध ने आपके पॉकेट पर अफेक्ट किया या नहीं किया, किया ना। सिंस आपका उनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, फिर भी आपका पॉकेट अफेक्ट होता है। दैट रिस्क इज कंसिडर्ड एज अ क्या, सिस्टमेटिक रिस्क। दूसरी चीज, ये ऐसा रिस्क होगा जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज अनअवॉइडेबल रिस्क, इट इज नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क इन नेचर। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल फैक्टर को इंक्लूड करेगा, और ये सिर्फ आपके बोलने से या आपके कुछ कर देने से इन्वॉल्व, ये रिस्क खत्म नहीं हो सकता। आप क्या करोगे, आप सब्जी खाना बंद कर दोगे तो रिस्क खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता, नहीं खत्म हो सकता। क्रूड ऑयल की कीमत तो बढ़ी, हम क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा, वो भी नहीं होगा, आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो ये इंक्लूड करेगा। ये मेजर कंसर्न होता है इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर्स अगर किसी बिजनेस में सिस्टमेटिक रिस्क हो जाता है, तो बेसिकली इन्वेस्टर्स को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब ये रिस्क क्यों होगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इकोनॉमिकल रीजन, जैसे अभी आप लोगों ने देखा, ये इकोनॉमिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, मान लो सरकार चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गया, हो सकता है। सोशोलॉजिकल रीजन के कारण हो सकता है, लॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ प्राइस के कारण हो सकता है, सॉरी। तो इस तरीके के रिस्क अराइजेस होंगे। कब कब होगा, तो जब इन्फ्लेशन हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट में मान लो चेंज हो जाए, मार्केट सेगमेंट बदल जाए, फ्लक्चुएशन हो जाए करेंसी रेट का, यानी पैसे की कीमत बढ़ घट जाए, ये चेंजेस होगा, और ये रिस्क आपका बिजनेस में होता है। आई थिंक यू आर क्लियर इन दिस पॉइंट। दूसरा रिस्क क्या होता है, द सेकंड रिस्क इज कंसिडर नॉन सिस्टमेटिक रिस्क। अब ये नॉन सिस्टमेटिक रिस्क क्या होगा, तो इसको तीन नाम से जाना जाता है, चार नाम से हम जानते हैं। पहला होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क, इसी को स्पेसिफिक रिस्क भी कहते हैं। इसको डाइवर्सिफेबल रिस्क भी कहते हैं, और इसको रेसिड्यूअल रिस्क भी कहते हैं। अब ये नॉन सिस्टमेटिक या अनसिस्टमेटिक रिस्क क्यों, ये अनसिस्टमेटिक रिस्क या नॉन सिस्टमेटिक रिस्क इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मार्केट से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये कैसा रिस्क होगा,
तो यह बेसिकली इंडिविजुअल रिस्क होगा। इंडिविजुअल रिस्क कहने का मतलब क्या, कि अगर ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड है तो ये रिस्क मेरे ही बिजनेस तक सीमित होगा, आपके बिजनेस पे नहीं चला जाएगा। अगर ये रिस्क आपसे रिलेटेड है तो ये आप तक ही सीमित होगा, मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, ये कैसा रिस्क होगा, ये अनप्लान्ड रिस्क होगा और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अपीयर्ड हो सकता है। ठीक है, और कंपनी जब चाहे इस रिस्क को डाइवर्सिफाइड कर सकती है, मतलब क्या, इसको कंट्रोल कर सकती है। कैसे कंट्रोल कर सकती है, एग्जाम्पल के तौर पर समझो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि मेरी एक शुगर कंपनी है, शुगर कंपनी है, ठीक है, शुगर मिल है। मेरे मजदूर हैं, मेरे यहाँ लेबर काम करते हैं, मेरे लेबर क्या करते हैं, स्ट्राइक पर चले जाते हैं। ठीक है, मेरे लेबर किस पर चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। क्या मेरे लेबर के स्ट्राइक पे जाने से तुम्हारी कंपनी के लेबर भी स्ट्राइक पे चले जाएंगे? नहीं। क्या जितनी भी शुगर मिल कंपनी है सबके लेबर स्ट्राइक पे चले जाएंगे? नहीं। बेसिकली किससे रिलेटेड होगा, मेरे कंपनी से रिलेटेड। अब लेबर स्ट्राइक पे चले गए, लेबर का कहना है क्या, कि अभी जो मुझे 100 रुपए सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहा है, मेरा 100 रुपए का वेजेस आप कितना कर दो, 120 रुपए कर दो, लेबर का डिमांड है। अब और लेबर कह रहे हैं कि जब तक आप 120 रुपए नहीं करोगे, मैं क्या करूंगा, काम नहीं करना चालू करूंगा, मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगा। क्या इस रिस्क को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। किस तरीके से? दो तरीका। आइदर मैं क्या करूं, उनको 100 के जगह 120 रुपए देना चालू कर दो, या फिर उनसे नेगोशिएट कर कर उनको मैं 100 रुपए के बदले 100 रुपए ही दूं और उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दूं। बेसिकली इट इज डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वो इसको किस तरीके से क्या कर सके, चेंज कर सके। क्या लेबर मुझे बोलकर जाएंगे कि आज मैं स्ट्राइक पे जा रहा हूँ? नहीं, कभी भी जा सकते। इट इज अनप्लान रिस्क। ठीक है, ये अनप्लान रिस्क होता है और आसानी से इसको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जा सकता है। इसको बेसिकली क्या किया जा सकता है, डाइवर्सिफाइड किया जा सकता है। आई होप आपने दोनों में डिफरेंस समझा हो। ठीक। रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या है, तो जब आपने रिस्क समझ लिया और रिटर्न समझा, तो रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ बेसिकली क्या है, तो बैलेंसिंग बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, जो भी एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में जो भी आपका डिफरेंस होगा, दैट इज रिस्क। और जब भी इसी दोनों के बीच में हम बैलेंस मेंटेन करना चालू करेंगे, यानी जिससे हमें कम से कम अमाउंट ऑफ रिस्क हो और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ रिटर्न को हम अर्न कर सके, ताकि उस बेसिस पे जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे, तो दैट इज कंसिडर एज क्या, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। ठीक है, यहाँ पर हमेशा एक कॉन्सेप्ट चलेगा क्या, कि हाइयर रिस्क का मतलब हमेशा नहीं होगा कि आपको हाइयर रिटर्न ही मिले। ठीक है, समझना। सॉरी, यहाँ पर एक हमेशा कॉन्सेप्ट चलेगा, ध्यान से समझना, कि हाइयर रिस्क हमेशा किसको इंक्लूड करेगा, हाइयर रिटर्न को इंक्लूड करेगा, और लोअर रिस्क हमेशा किसको इंक्लूड करेगा, तो लोअर रिटर्न को ही इंक्लूड करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जब आप रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंस मेंटेन करने का काम करोगे, तो दैट इज कंसिडर्ड क्या, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। प्रिंसिपल्स क्या होता है रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ का, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है क्या, कि अगर आपका रिस्क का अमाउंट इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो आपका रिटर्न भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, आपने बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हाइयर रिस्क हाइयर रिटर्न, यानी आपको अगर रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क लेना ही होगा। तो सिंपली वही बात यह भी कहता है क्या, कि प्रिंसिपल क्या है रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ का, कि अमाउंट ऑफ रिस्क ज्यादा होगा, रिटर्न आपको ज्यादा होगा। अगर आप हाई प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको हाई लॉस का भी एजम्पशंस करना होगा। और जब इस हाई प्रॉफिट और हाई लॉस के बीच में आप क्या करोगे, बैलेंस मेंटेन करने का कोशिश करोगे या बैलेंस मेंटेन करोगे, दैट इज कंसिडर एज क्या, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। इसी को हम क्या कहते हैं, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ कहते हैं। आई होप आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसके साथ ये टॉपिक आपका खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर द क्लास गाइस, थैंक यू सो मच।